मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी थर्ड ईयर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर जो कि रिलेटिविटी का है, इसका 7वां लेक्चर जो है वो अटेंड करेंगे। 6 लेक्चर पहले हो चुके हैं, जिसमें कि हमने इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम इसके बारे में बताया। इसी में जो हमारी हेडिंग, जो आज की हेडिंग है, रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी, वेगों का आपेक्षिकीय योग, ये हमें निकालना है। वेगों का आपेक्षिकीय योग जो है, देखिए आपेक्षिक क्यों आया? आपेक्षिक इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर फ्रेम एक से अधिक हैं, और जब एक से अधिक फ्रेम होंगे तो वहाँ पर जो भी योग आएगा वो आपेक्षिक इसलिए होगा क्योंकि कोई भी वेग किसी के रिलेटिव होगा, और रिलेटिव जब वेग होगा तो दोनों वेगों में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होगा। इसलिए यहाँ पर आपेक्षिकीय योग की बात करेंगे। ठीक है, इसी में बताते हैं, अति उच्च वेगों को क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह सीधे नहीं जोड़ा जा सकता। देखिए यहाँ पर हमने पहले ही बताया था, जब भी वेग उच्च हो जाएगा उस समय क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। और जब क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाएगी उस समय क्या करेंगे? रिलेटिविटी का उपयोग करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह सीधे नहीं जोड़ा सकता है। ऐसे वेगों को लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अनुकूल ही जोड़ा जा सकता है। जब यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाएगी उस समय की यहाँ पर देखने वाली है कि यहाँ पर क्या करेंगे? हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन का उपयोग करेंगे और उसकी सहायता से क्या करेंगे? किनको जोड़ सकते हैं? किनको? अति उच्च वेगों को, जो वेग प्रकाश के वेग के लगभग समकक्ष हैं। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था? ऐसे पार्टिकल थे जिनका की वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब भी लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो यहाँ पर बात आती है इनर्शियल फ्रेम की। और इनर्शियल फ्रेम जो है वो दो प्रकार के हैं, या दो इनर्शियल फ्रेम लिए गए हैं। एक हमारा रेस्ट फ्रेम है, दूसरा हमारा क्या यूनिफॉर्म मोशन वाला फ्रेम है। तो दोनों में क्या करेंगे? वेग की गणना करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर माना कि एस व एस डैश दो निर्देश फ्रेम है। देखिए यहाँ पर दो फ्रेम लिए। एस हमारा कैसा फ्रेम है? रुका हुआ फ्रेम, रेस्ट फ्रेम है। और एस डैश फ्रेम हमारा कैसा है? जो कि गतिशील अवस्था में, यानी कि बी एक समान वेग बी से गतिशील है, जिनमें फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष वेग बी वेग से एक्स एक्सिस के अनुदिश गतिशील है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये वेग बी के सापेक्ष गतिशील है, यानी कि गति कर रहा है। माना एक पिंड फ्रेम एस में समय अंतराल dt में dx दूरी चलता है। देखिए यहाँ पर इस फ्रेम पर एक पिंड जो है वो क्या है? फ्रेम एस पर स्थित है, और समय अंतराल कितना ले रहा है? समय जो ले रहा है वो ले रहा है dt समय ले रहा है, यानी कि जो इसका प्रारंभिक समय है और अंतिम समय दोनों का अंतराल, यानी क्या करें, जो हमारा लास्ट वाला समय, पहले वाला समय, दोनों का अंतर वो कहलाता है समय अंतराल। यानी कि dt समय अंतराल में क्या हो रहा है? dx दूरी चलता है। dx दूरी क्या होता है? तय कर देगा जब कितना समय अंतराल लेगा। तब फ्रेम s में स्थित प्रेक्षक द्वारा पिंड का प्रेक्षित वेग, अब इसी फ्रेम पर एक ऑब्जर्वर स्थित है जो उसको देख रहा है, जो उसको डिटेक्ट कर रहा है, तो उसके द्वारा जो वेग उसने प्रेक्षित किया, ऑब्जर्व किया, वो u इक्वल टू dx अपॉन dt है। इसको समीकरण नंबर 1 भी कहा गया है। देखिए यहाँ पर u क्या है? ऐसा वेग जो कि फ्रेम s पर लिया गया है, और dx क्या है? dt समय अंतराल में चली गई दूरी, यानी कि u बराबर हुआ dx अपॉन dt। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी में देखिए, क्योंकि ये फ्रेम s पर लिया गया है, दूसरा फ्रेम हमारे पास कैसा फ्रेम है? जो कि s डैश फ्रेम है। s डैश फ्रेम कैसा है? कि जो एक समान वेग से गतिशील है। फ्रेम s डैश में स्थित एक प्रेक्षक को दूरी व समय अंतराल दोनों के मान भिन्न भिन्न प्रतीत होंगे। अब यहाँ पे फिर बात आ रही है कि दोनों को समय अंतराल जो है वो अलग अलग प्रतीत होंगे। अलग अलग प्रतीत क्यों होंगे? क्योंकि ये s डैश फ्रेम में स्थित है और फ्रेम s हमारा कैसा है? रुकी हुई अवस्था में, ये गतिशील अवस्था में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूरी और समय अंतराल जो है इसको अलग प्रतीत होंगे, और इसको जो माना ये मान dx डैश व dt डैश है, इसको जो समय अंतराल जो है वो dt डैश और दूरी जो है dx डैश वो यहाँ पर प्रतीत होगी। अतः इसके लिए पिंड का वेग
u डैश बराबर dx डैश अपॉन dt डैश। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। यहाँ पर देखिए dx डैश क्या हुआ, dt डैश समय अंतराल में तय की गई दूरी dx डैश, और u डैश क्या है, u डैश क्या है, वह वेग है जो कि यस डैश फ्रेम पर लिया गया है, यस डैश फ्रेम पर लिया गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 हो गया। आगे देखिए, लॉरेंट के इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से क्या किया, लॉरेंट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का हमने यहाँ पर उपयोग कर दिया। जब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का उपयोग करेंगे, देखिए यहाँ पर क्योंकि u जो है वो dx अपॉन dt होता है, तो x बराबर x डैश प्लस बी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तथा t बराबर t डैश प्लस बी x डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो x है और जो t है, ये देखिए s फ्रेम पर लिए गए, ये हमारा क्या है, समय है, और ये हमारी क्या दूरी, क्योंकि ये x अक्ष पर x दिशा में गतिमान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर x और t का लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से, हमने इनवर्स की सहायता से इसका मान यहाँ पर रख दिया, जो कि हमने पिछले लेक्चर में मान निकाल के बताया कि कैसे हमारा x का मान है, कैसे t का मान है, कैसे t डैश का मान है। ठीक है, इसी में देखिए हमें, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x भी है, t भी है, लेकिन हमारे सामने क्या है कि हमें वेग चाहिए। वेग के क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें dx अपॉन dt चाहिए। क्या चाहिए, dx अपॉन dt, और जो dx अपॉन dt वही हमारा वेग है। तो यहाँ पर देखिए अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो dx बराबर dx डैश प्लस b dt डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए नीचे वाला डिनोमिनेटर है, इसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये ना तो x है ना तो t है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वैसे ही रहेगा। ऊपर क्या हुआ हो गया, जहां पर x डैश था वहां पर dx डैश हो गया, जहां पर t डैश था वहां पर dt डैश हो गया। इसी प्रकार देखिए dt, जहां पर t डैश था वहां पे dt डैश कर दिया, प्लस जहां x डैश था वहां पर कर दिया dx डैश अपॉन c स्क्वायर। इसमें भी डिनोमिनेटर हमारा कैसा है, ना तो x है ना तो t है, यानी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ पर dx और dt दोनों के मान हमने प्राप्त कर लिए। जब हमने दोनों के मान प्राप्त कर लिए तो हमारा क्या हुआ, u, क्योंकि u क्या होता है, वेग होता है, और u बराबर dx अपॉन dt। देखिए हमने जो मान यहाँ पे निकाला है, इस मान में और इस मान में देखिए दोनों में डिनोमिनेटर समान है, दोनों में हमारा हर समान है, यानी क्या हो जाएगा, जब हम इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपॉन में आएगा तो दोनों हमारे कट जाएंगे, रह क्या जाएगा, dx जो का जो ऊपर का मान है, इसका जो मान है ये रह जाएगा, ये वाला पद ऊपर है क्योंकि dx हमारा पहले दिया हुआ है, और dt हमारा नीचे आ जाएगा, यानी dx डैश प्लस b dt डैश अपॉन dt डैश प्लस b dx डैश अपॉन c स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हमें आगे सॉल्व करना है, हमें मान निकालना है। मान कैसे निकालेंगे, मान निकालने के लिए हमने क्या किया, dt डैश से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। देखिए जब भाग देंगे तो dx डैश अपॉन dt डैश यहाँ पर हो जाएगा, यानी dx डैश अपॉन dt डैश हो गया। इसके अलावा क्या हुआ, जहाँ पर b दिया हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt डैश dt कट जाएगा, यानी प्लस b बचेगा। नीचे की बात करते हैं, dt डैश अपॉन dt डैश यहाँ पर बन रह जाएगा, प्लस b अपॉन सी स्क्वायर हमारा पहले से था, और यहाँ पर dx डैश अपॉन dt डैश हो जाएगा। ठीक है, यानी dx डैश अपॉन, अब देखिए यहाँ पर dx डैश अपॉन dt डैश जो ऊपर नीचे आ रहा है ये जो है समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 में स्पष्ट दिख रहा है कि ये u डैश के बराबर है, किसके बराबर है, u डैश के बराबर है, और जब ये u डैश के बराबर है तो u यहाँ पे दिया हुआ, परंतु dx डैश अपॉन dt डैश बराबर u डैश, यानी u बराबर u डैश प्लस बी अपॉन 1 प्लस u डैश b अपॉन सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमने इसका मान dx डैश अपॉन dt डैश का मान रख दिया, ऊपर रख दिया नीचे रख दिया, यानी क्या हो गया, हमें जो रिलेटिविस्टिक जो मान चाहिए थे एडिशन ऑफ, वो मान प्राप्त हो गया। देखिए ये वेगों u व b का आपेक्षिक योग है, क्या है, रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी का रिलेशन में प्राप्त हो गया, जो u बराबर u डैश प्लस b अपॉन 1 प्लस u डैश b अपॉन सी स्क्वायर। क्लासिकल मैकेनिक्स में यह
u बराबर u डैश प्लस b होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या हो जाएगा, नीचे वाला पद नहीं होगा, क्या हो जाएगा u बराबर u डैश प्लस b, क्योंकि पहले ही बात आ रही थी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसे कण होते हैं इनका वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ प्रकाश का वेग नहीं होगा, यहाँ ये मान हो जाएगा u बराबर u डैश प्लस b। किसी की कंडीशन है यदि u डैश c के बराबर हो जाए तो u जो हमारा है जहां पर u डैश प्लस b अपॉन 1 प्लस u डैश b अपॉन c स्क्वायर, जहां पर u डैश है वहां पे हम c लिख देंगे क्योंकि हमने मान रखा है, यहाँ पे रख देंगे, नीचे वाले में भी जहां पे u डैश दिया है हम वहां पे मान रख सकते हैं। ठीक है, हमने मान रखा c हमारा ऊपर जाएगा, c प्लस b कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारा c बचेगा। क्या बचेगा, c बचेगा। अतः दोनों प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग c होगा, यानी क्या होगा, u बराबर हमारा c हो गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट मान प्राप्त हो गया, और कांस्टेंट मान जो प्राप्त हुआ है, जो कांस्टेंट मान प्राप्त हुआ है, कहने का मतलब ये चाहे फ्रेम s हो चाहे फ्रेम s, यानी निर्वात में प्रत्येक फ्रेम पर इस अवस्था में प्रकाश का वेग c प्राप्त होगा। ये इसकी क्या है, एक कंडीशन है, इसका एक केस है जो हमने यहाँ पर बताया है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, इसके बारे में रिलेशन को याद किया। आगे इसी सीरीज में फिर से कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।